नमस्कार मित्रों, मैं हूं राकेश अचल, रोज़ की तरह आपके बीच। और इस समय दिल्ली में अगर प्रदूषण बढ़ रहा है तो मैदानी इलाकों में सर्दी बढ़ रही है। आप देख रहे हैं, मैंने भी आज जैकेट पहन लिया है। लेकिन इस सर्दी के बावजूद मेरी आज सुबह से नींद हराम है, और वो इसलिए कि जो रूस और यूक्रेन का युद्ध है, जिसके 1000 दिन पूरे हो गए हैं, 22 से चल रहा है, तो उस युद्ध में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने आर्मी टेक्सटाइल मिसाइल सिस्टम का इस्तेमाल करने के लिए यूक्रेन को अनुमति दे दी है। और यूक्रेन ने ये काम शुरू भी कर दिया है, हमला कर भी दिया है इस मिसाइल सिस्टम से। और इसके बाद जो रूस के राष्ट्रपति हैं पुतिन साहब, उन्होंने भी अपने न्यूक्लियर हथियारों के इस्तेमाल की जो पॉलिसी है उसको मंजूरी दे दी है। और मुझे लगता है कि अब ये आग और भड़कने वाली है। ये युद्ध केवल रूस और यूक्रेन तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि नाटो के तमाम देश इसकी चपेट में आ सकते हैं। और युद्ध किसी भी कोने में हो दुनिया के, उसकी चपेट में हम भी आ सकते हैं, क्योंकि हम दूर भले ही हों, लेकिन अब हम विश्व बंधु हैं, एक ग्लोबल मार्केट में रहते हैं। तो इस युद्ध का परिणाम हमारे ऊपर भी पड़ने वाला है। तो नींद तोड़ गई है। और इस युद्ध के अलावा जो सबसे बड़ी बात है वो है हमारे अपने देश में एक जो गृह युद्ध चल रहा है पिछले 16, 12, 18 महीने से, उसको लेकर भी हमारी नींद उड़ी हुई है। ये गृह युद्ध है मणिपुर का। भारत में आज़ादी के पहले अंग्रेज़ों से मुक्ति पाने के लिए तमाम संघर्ष जनता ने किए, लेकिन गृह युद्ध कभी नहीं हुआ। आज़ादी के बाद कांग्रेस की सरकार इतने सालों रही, कभी गृह युद्ध नहीं हुआ। छोटे मोटे अलगाववादी आंदोलन हुए, पृथक राज्यों की मांग को लेकर के आंदोलन हुए, हिंसा हुई, बोडो आंदोलन हुआ असम में, खालिस्तान की भी एक बार मांग चली थी, और बहुत से ऐसे छोटे छोटे आंदोलन हैं। दार्जिलिंग में एक अलग आंदोलन हुआ था, उत्तराखंड में एक अलग आंदोलन हुआ था। और इन आंदोलनों के चलते कुछ नए राज्य भी बने। उत्तराखंड बना, छत्तीसगढ़ बना, झारखंड बना। तो नए राज्यों का सृजन जनता की आकांक्षाओं के अनुसार अगर होता है आंदोलन के बाद, तो इससे कोई खतरा नहीं होता। लेकिन मणिपुर में जिस तरह से पिछले 1.5 साल से सशस्त्र समूह, जनता के सशस्त्र समूह आपस में मारकाट कर रहे हैं, सेना से 2-2 हाथ, 4-4 हाथ कर रहे हैं, वो देख के बड़ा खतरा लग रहा है। और अब मुझे लग रहा है कि आरंभ में भारत की सरकार ने मणिपुर की समस्या को, मणिपुर की हिंसा को जिस सतही ढंग से डील करने की कोशिश की थी, उसका ही दुष्परिणाम है कि आज बाजी हाथ से निकलती दिखाई दे रही है। अब हैरानी की बात है, सब जानते हैं कि इस लंबे गृह युद्ध इसलिए है कि ये पूरे सूबे का युद्ध है, और सूबे तक ही सीमित नहीं है, बल्कि हमारे पूर्वोत्तर के तमाम राज्यों की कानून व्यवस्था, देश की सुरक्षा, संप्रभुता को भी प्रभावित करने वाली लड़ाई है। मणिपुर के इस गृह युद्ध में कितने लोग मारे जा चुके हैं, इसका कोई आधिकारिक आंकड़ा है नहीं, सरकार तो देती नहीं है, और बाकी जो संगठन है वो भी शायद वहाँ जाकर के ढंग से काम नहीं कर पा रहे। तो न तो ये आंकड़ा है कि कितने लोग इस गृह युद्ध में 1.5 साल में मारे गए, कितनी महिलाएं विधवा हुई, कितने बच्चे अनाथ हुए। लेकिन ये आंकड़ा ज़रूर है कि भारत की सरकार और राज्य की जो सरकार है, निकम्मी सरकार इसलिए कि 1.5 साल से वो इस लड़ाई को, दो गुटों के बीच की लड़ाई को, हिंसक लड़ाई को नियंत्रित नहीं कर पा रही है। तो इस सब ने, दोनों सरकारों ने, डबल इंजन की सरकार है, मिलकर के मणिपुर में 250 से ज़्यादा राहत शिविर लगा रखे हैं, जिनमें 60,000 से ज़्यादा पीड़ित लोग, हिंसा से पीड़ित लोग, आगजनी से पीड़ित लोग, अनाथ लोग, भूखमरी का शिकार लोग रह रहे हैं।
और दुर्भाग्य की बात यह है कि हमारी डबल इंजन की सरकार इन राहत शिविरों की भी सुरक्षा नहीं कर पा रही है। लोग गांव में, दुर्गम इलाकों में रहने वाले, जो छोटे छोटे गांव में टोलों में रहने वाले लोग हैं, वो तो असुरक्षित हैं ही, लेकिन जो राहत शिविरों में जैसे तैसे आ गए जान बचा करके, उनकी जान भी सुरक्षित नहीं है। उग्रवादी उनके शिविरों पर भी हमला कर रहे हैं, वहाँ से भी लोगों को अगवा कर रहे हैं, परिवार के परिवार उठा के गोली से मार रहे हैं। लेकिन सरकार सिवाय इसके कि वहाँ कुछ अतिरिक्त बल भेज दे और कुछ कर नहीं पा रही है। अगर बंदूक का मुकाबला बंदूक से हो सकता तो इस दुनिया में बहुत से फैसले बहुत पहले हो गए होते। दुनिया का हर देश इस तरह के गृह युद्धों से जूझता आया है और उसका नतीजा हमेशा आप देखें विध्वंस और विनाश ही हुआ है। भारत में तो एक इतिहास है, लंबा इतिहास है, सम्राट अशोक से लेकर और अभी तक अंग्रेजों के जाने तक का। ऐसे युद्ध के हृदय विदारक दृश्यों ने लोगों के मन भी बदले हैं, और मन ही नहीं बदले बल्कि आप देखें हमारे यहाँ तो कई कहानियाँ हैं, कई किस्से हैं कि वो राजपाट छोड़कर चले गए। उन्होंने इतनी हिंसा देखी, इतना इतना विद्रूप स्वरूप देखा युद्ध का। क्षमा कीजिए। महाभारत का युद्ध इस देश की सनातन परंपरा का एक बड़ा युद्ध है। युद्ध से हमें सीख मिलती है और हम हिंसा से अहिंसा की ओर बढ़ते हैं। लेकिन आज दुर्भाग्य ये है कि ये दुनिया हिंसा की आग में जली और फिर हिंसा की आग पर आगे बढ़ती चली गई। इसे मनुष्यता ध्वस्त होते, भस्म होते नहीं दिखाई दे रही है। मानवाधिकारों से इसका कोई लेना देना नहीं है कि उनका कितना हनन हो रहा है। अगर होता तो मानवाधिकारों की सबसे ज़्यादा वकालत करने वाला अमेरिका क्या यूक्रेन को इस तरीके से घनघोर आक्रामक सिस्टम मिसाइल्स के जो सेना उसकी इस्तेमाल करती है उसका इस्तेमाल करने के लिए उपलब्ध कराता? शायद नहीं कराता। लेकिन अमेरिका हो, रूस हो, कोई भी देश हो जो विस्तारवादी है, जो साम्राज्यवादी है, जो पूंजीवादी देश हैं, वो नहीं चाहते कि दुनिया में शांति हो। और यही वजह है कि हम जापान के उस विश्व युद्ध को याद करें जिसे दूसरा विश्व युद्ध कहते हैं। उसकी विभीषिका को हम भूले नहीं हैं। और आज फिर रूस की इस धमकी के बाद कि वो न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है, हमें डर लग रहा है। और ये डर इसलिए भी लग रहा है कि हमारे अपने देश में जो हमारे मणिपुर के उग्रवादी हैं उनके पास भी धड़ाधड़ हथियार आ रहे हैं। कौन दे रहा है हथियार? अगर भारत सरकार अपने देश की संप्रभुता के लिए समर्पित है, 10-11 साल से मेहनत कर रही है, तो ये हथियार सीमा के अंदर आ कहाँ से रहे हैं? ये सीमाएं चीन से लगी हैं, ये सीमाएं म्यांमार से लगी हैं। क्या ये हथियार वहीं से आ रहे हैं? शायद आ रहे हैं। और ऐसे ऐसे हथियार उग्रवादियों के पास जो हमारी सेना के पास नहीं है। हमारे सेना के लोग भी मारे जा रहे हैं। तो ये जो मणिपुर की समस्या है, ये हथियारों से निपटने वाली समस्या नहीं है। पूर्वोत्तर के दूसरे राज्यों में अतीत में कई समस्याएं हुई और तत्कालीन सरकारों ने आपस में बैठ करके उन समस्याओं का निदान किया, उन राज्यों में शांति बहाली की, और आज वो राज्य संयोग से, दैवीय योग से इस भारत का अभिन्न अंग हैं। लेकिन मणिपुर, अरुणाचल में जिस ढंग से हिंसक गतिविधियां हो रही हैं, असम में भी, तो इससे डर लगता है। डर ये लगता है कि ये देश क्या टूटन के कगार पर जा रहा है। खालिस्तान को बनने से रोकने के लिए तो तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने अपनी जान दे दी। उनका बेटा जो बाद में प्रधानमंत्री बना, राजीव गांधी, उसकी जान भी आतंकवाद से लड़ती हुए गई। लेकिन हमारी सरकार तो मणिपुर के आतंकवाद से पिछले 1.5 साल से आंख बंद करके बैठी है। शतुरमुर्गी मुद्रा अपना ली है उसने, रेत में अपना सर गड़ा दिया है। मणिपुर में जो हो रहा है होता रहे, हम वहाँ न जाएंगे, न उसे संभालेंगे, न वहाँ की राज्य सरकार को बर्खास्त करेंगे, न वहाँ केंद्र का शासन लाएंगे, न वहाँ की जनता से, वहाँ के उग्रवादियों से बात करेंगे।
क्योंकि हम तो चाहते हैं, हमारा ये मत है कि गोली का जवाब गोली ही हो सकती है, गाली का जवाब गाली ही हो सकती है। हम प्रेम की भाषा तो जानते ही नहीं, और प्रेम की जो दुकान खोलने की कोशिश करें हम उसके शटर भी धड़ाधड़ गिरा देते हैं। आपको हैरानी नहीं होती कि आपके देश में एक सूबा 1.5 साल से जल रहा है और वहाँ देश का प्रधानमंत्री एक दिन के लिए नहीं जाता, वहाँ के लोगों से बात नहीं करता। आपको हैरानी नहीं होती कि जब इस देश में किसान आंदोलन चल रहा था, दिल्ली में 700 से ज़्यादा किसानों की जान जा चुकी थी, तब भी इस देश के प्रधानमंत्री ने किसानों से बात नहीं की थी। किसानों से बात की भी थी तो कहाँ, गुजरात में जाके कच्छ के उस मैदान में, वहाँ शिविर लगा के कुछ किसानों को बुला के उनसे बात की, टोटका किया था, अनुआ किया था। लेकिन यहाँ तो वो भी नहीं हुआ। मणिपुर के सभी दलों के विधायक हफ्तों दिल्ली में डेरा डाले रहे कि माननीय प्रधानमंत्री से बातचीत करके वो इस समस्या के निदान के रास्ते तलाशें, लेकिन उन चुने हुए जनप्रतिनिधियों से भी हमारी सरकार ने बात नहीं की। हमारे गृह मंत्री अब एहसान दिखा रहे हैं, अपनी तत्परता का प्रदर्शन कर रहे हैं कि वो झारखंड और महाराष्ट्र के चुनाव प्रचार में अपनी कई रैलियां छोड़ करके मणिपुर की हिंसा को भड़कते हुए देख के दौड़ के दिल्ली गए हैं, और उन्होंने बड़े उच्च स्तर की बैठक की है, उसमें फैसले लिए हैं, 50 कंपनियां और भेज दी हैं। अरे भाई, वहाँ तो पहले से कितनी कंपनियां हैं, वहाँ हजारों की तादाद में हमारे अर्धसैनिक बल हैं, और अकेले अर्धसैनिक बल हथियारों के साथ नहीं हैं, उन्हें विशेष अधिकार भी मिले हुए हैं जिसके तहत वो किसी को भी मार सकते हैं, किसी की भी जान ले सकते हैं, कोई उनसे सवाल जवाब नहीं कर सकता। लेकिन समस्या का निदान नहीं हो रहा है, जो जहाँ था स्थिति उससे ज़्यादा भयानक और गंभीर हो गई है। तो आज आप देखेंगे कि इस सारे मौजूदा माहौल में हमारे देश की जनता भी कितनी निष्प्रय होकर बैठी है। कल मतदान करेगी, झारखंड में भी करेगी, महाराष्ट्र में भी करेगी, 23 को जब चुनाव के नतीजे आएंगे तो पटाखे भी फोड़ेगी, लड्डू भी बांटेगी, लेकिन मणिपुर की फिक्र कोई नहीं करेगा। मणिपुर को लेकर के देश में कोई गांधीवादी रास्ते पर नहीं बढ़ेगा, कोई उपवास करने वाला नहीं है। राहुल गांधी से तो पता नहीं कैसे गलती हो गई कि वो 2 बार मणिपुर हुआ है, वहाँ के राहत शिविरों में पीड़ित लोगों से मिला है, लेकिन वो करते क्या, उनके हाथ में तो कोई अधिकार है नहीं। सरकार केंद्र में भी भाजपा की है और राज्य में भी भाजपा की है। अगर वहाँ किसी दूसरे दल की सरकार होती तो अभी तक बर्खास्त की जा चुकी होती, वहाँ के मुख्यमंत्री को हटाया जा चुका होता। लेकिन अपनी सरकार को, अपनी पार्टी की सरकार को कोई कैसे हटाए और क्यों हटाए? आप देखें कि इस देश में भारतीय जनता पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी से पहले जनसंघ हो या उससे पहले आरएसएस हो, सबकी प्राथमिकताओं में जम्मू कश्मीर था। जम्मू कश्मीर में धारा 370 क्यों लगी है? वहाँ ऐसा क्या हो रहा है? आतंकवाद था वहाँ, 370 के बाद भी था, 370 अब नहीं है तब भी है, लेकिन वहाँ गृह युद्ध नहीं था। वहाँ लकीरें नहीं खींची थी कि जम्मू का आदमी कश्मीर नहीं जाएगा, कश्मीर का आदमी जम्मू नहीं आएगा, या शेष भारत का आदमी जम्मू कश्मीर में घूमने नहीं जाएगा, उसको विशेष परमिट बनाने पड़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं था। तो जम्मू कश्मीर की समस्या उतनी भयावह न थी न है जितनी कि मणिपुर की हो चुकी है। मणिपुर की समस्या बेकाबू हो चुकी है, सरकार हर मोर्चे पर नाकाम हो चुकी है। मैं तो कहता हूं कि 25 तारीख से देश की संसद फिर बैठने वाली है शीत सत्र में, उसमें समूचे विपक्ष को मणिपुर के मुद्दे पर सरकार से को घेरना चाहिए। देश के गृह मंत्री, प्रधानमंत्री और जो भी मंत्री हों संबंधित, राज्य की सरकार हो, मुख्यमंत्री हो, उसको टर्मिनेट करने को, उसको बर्खास्त करने की मांग करना चाहिए, उनके इस्तीफे लेना चाहिए, और कहना चाहिए कि मणिपुर का मुद्दा जब सरकार से संभल नहीं रहा है तो इसके लिए एक सर्वदलीय कोशिश की जाए, सर्वदलीय योजना बनाई जाए जो पार्टी से हट के इस समस्या को निपटा सके। वहाँ के लोगों को तो शामिल करिए ना आप इस समस्या में, बातचीत में। अन्यथा क्या होने वाला है कि अब बंदूक का जवाब बंदूक से दिया जाएगा। पहले से ही उग्रवादियों की गोली के निशान निर्दोष लोग हो रहे थे, अब सुरक्षा बलों की गोली के भी शिकार होंगे ये निर्दोष लोग।
उसमें कुछ आतंकवादियों के नाम पर, उग्रवादियों के नाम पर मारे जाएंगे, कुछ बेकसूर मारे जाएंगे। और ये आग केवल मणिपुर तक सीमित रहने वाली नहीं है, ये आग फिर फैलेगी, मिजोरम जाएगी, ये असम जाएगी, ये अरुणाचल जाएगी, ये कहाँ कहाँ नहीं जाएगी। इसको तत्काल रोकने की ज़रूरत है, क्योंकि ये आग हमारी सीमाओं को जला रही है, उन सीमाओं को जिसके पार हमारे मित्र नहीं बैठे हैं। चीन हमारा बहुत ज़्यादा कोई पारंपरिक मित्र नहीं है, उससे हमारे व्यावसायिक संबंध हैं, बीच बीच में मनमुटाव, हम तो चीन से युद्ध भी 2 लड़ चुके हैं, तो मैत्री संबंध तो नहीं है। सो म्यांमार है, वहाँ सैनिक शासन है, वहाँ के जो शरणार्थी, वहाँ की जो जनता, वहाँ के सैनिक शासन से प्रताड़ित होकर के रोहिंग्या मुसलमान जिन्हें हम कहते हैं भारत में आए थे, हम उन्हें नहीं घुसने दे रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ विदेशों से हथियार लगातार चले आ रहे हैं। जैसे जो बाइडेन साहब यूक्रेन को हथियार दे रहे हैं, इजराइल को हथियार दे रहे हैं, ऐसे ही हमारे यहाँ भी हमारे पड़ोसी मणिपुर के उग्रवादियों को हथियार दे रहे हैं। इसके साक्ष्य मिल जाएंगे अगर सरकार ढूंढना चाहे तो। लेकिन सरकार को क्या पड़ी, सरकार तो यूक्रेन और रूस के युद्ध को रुकवाने की कोशिश कर रही है। सरकार नाइजीरिया में जाकर के वहाँ का जो सर्वोच्च सम्मान है उसको हासिल करने की कोशिश कर रही है। रूस का तो बोले ही आई, एक रूस जो युद्ध में रत है, उस राष्ट्र का सर्वोच्च सम्मान भी हमने सहर्ष स्वीकार कर लिया, क्योंकि सम्मानों के प्रति हम बहुत उदार हैं। हमें अपने घर के नीचे जल रही आग नहीं दिखाई दे रही है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और अगर ये दुर्भाग्यपूर्ण नहीं है तो ये समस्या अब तक हल हो जानी चाहिए थी। इस समस्या को हल करने के लिए 1.5 साल बहुत होता है भाई, 1.5 साल में दुनिया बदल जाती है। और आप तो संप्रभु सरकार हैं, आपके पास तो बहुत दलों का समर्थन है, तो आपको तो ये समस्या चुटकियों में हल कर देनी चाहिए थी। मोदी है तो मुमकिन है, ये एक नारा है, तो फिर मोदी हैं तो मणिपुर की समस्या का हल मुमकिन क्यों नहीं हो रहा है, ये सवाल आम जनता को करना चाहिए। संसद में तो उठेगा ही, उठेगा, कोई ना कोई तो उठाएगा, लेकिन आम जनता को करना चाहिए, आम जनता को चिंता करनी चाहिए। और क्यों करनी चाहिए, क्योंकि मणिपुर के लोगों के मन में भारत सरकार को लेकर के बहुत अविश्वास पैदा हो गया है। स्थिति ये है कि मणिपुर के लोग अपने आप को भारतीय मानने से हिचकते हैं। वो भारत के नागरिकता पर, भारत के नागरिक होने पर गर्व ही महसूस नहीं कर पा रहे, क्योंकि भारत की सरकार उन्हें संरक्षण नहीं देती। मणिपुर के जो आदिवासी समाज हैं, जो कुकी हैं, मैतेई हैं, जो भी हैं, जो लड़ रहे हैं आपस में, इनके बच्चे साहस करके जब बाहर पढ़ने जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, बेंगलोर जाते हैं, पुणे जाते हैं, तो वो अपने घर पर कहते हैं कि हम परदेश जा रहे हैं, हम इंडिया जा रहे हैं। वो ये नहीं कह रहे हम दिल्ली जा रहे हैं, क्योंकि उनके मन में ये भाव पैदा ही नहीं किया सरकारों ने कि वो इस भारत का अभिन्न अंग हैं। उनका उतना ही सम्मान है जितना उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या बिहार की जनता का है, या गुजरात की जनता का है। वहाँ कोई गुजरात मॉडल नहीं है विकास का, वहाँ कोई लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं है, वहाँ हमारा सर्वोच्च न्यायालय चुपचाप बैठा देखता रहता है। जम्मू कश्मीर में तो चुनाव कराने के लिए उसने दखल दिया, लेकिन मणिपुर की हिंसा को अहिंसक तरीके से रोकने के लिए सरकार ने कुछ नहीं, हमारी माननीय अदालत ने कुछ नहीं किया। ना वहाँ के सरकार को बर्खास्त करने की बात कही, ना वहाँ के मुख्यमंत्री को हटाने की बात कही, बल्कि अगर कोई जाएगा भी तो अदालत कह देगी ये हमारा कार्यक्षेत्र थोड़ी है, ये तो केंद्र सरकार को देखना है। और केंद्र सरकार की आंखों पर लगता है पट्टी बंधी हुई है, उसे जलता हुआ मणिपुर दिखाई नहीं दे रहा है, उसे वहाँ के बच्चों और महिलाओं की चीखें सुनाई नहीं दे रही हैं। और सरकार मज़े कर रही है, अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन कर रही है, नाइजीरिया जा रही है, ब्राज़ील जा रही है। ब्राज़ील में मेरे भाई G20 की बैठक है ना, तो आप न जाते, प्रधानमंत्री जी न जाते तो भी बात चल जाती, अपना कोई नुमाइंदा भेज देते अधिकार संपन्न बना करके। हम तो कहते हैं कि जैसे कांग्रेस ने किसी ज़माने में एक मंच पर अटल बिहारी वाजपेयी जी को भेजा था, ऐसे राहुल गांधी को भेजते ना, सारा उनकी योग्यता का पता चल जाता कि वो भारत के हितों को लेकर के बात कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं भारत सरकार की ओर से। लेकिन इतना दिल नहीं है, दिल संकुचित है, हर मामले में संकुचित है। हमें पूर्वोत्तर में भी राजनीति दिखाई दे रही है। आज़ाद भारत के बाद
में ऐसा कहा जाता है कि मुग़लों के ज़माने में औरंगज़ेब के टाइम में जितने पूजा स्थल तोड़े गए उतने कभी नहीं तोड़े गए। ऐसे ही आज़ाद भारत में मणिपुर में जितने पूजा स्थल ईसाइयों के जलाए गए वैसे कभी नहीं जलाए गए। बांग्लादेश में जो स्थिति हो रही है हिंदुओं की, उससे भी दयनीय स्थिति मणिपुर के स्थानीय लोगों की है। लेकिन सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है, और हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठी है तो वो ठीक वैसी कोशिशें कर रही है। जैसे एक लोक कथा है हमारे देश में कि एक बार लोग जो वनराज हैं, जो जंगल के राजा होते हैं, उनके शासन से तंग आ गए तो उन्होंने कहा ठीक है, राजनीति से कुछ दिनों के लिए संन्यास लेते हैं, आप शासन चलाओ, अपना प्रतिनिधि चुन लो। लोगों ने एक हमारे बंदर साहब को अपना प्रतिनिधि चुन लिया, और एक बार जंगल में आग लगी तो सब लोग पहुँचे दौड़ के उनके पास। एक बड़ा बरगद था, पेड़ था, उसके नीचे सभा हुई कि भाई इस आग को फैलने से रोको। तो बंदर साहब जंप करके, कूद करके पेड़ के ऊपर चढ़ गए और इस डाली से उस डाली, उस डाली से इस डाली उछल कूद करते रहे। और बाद में लोगों ने कहा कि आप कुछ कर क्यों नहीं रहे हो, आप जंगल के राजा हो, आपकी जिम्मेदारी है प्रजा को बचाना इस आग से। तो उन्होंने कहा मूर्खों, तुम देख नहीं रहे हो मैं कितनी मेहनत कर रहा हूँ, जब से तुम लोग आए हो तब से ही मेहनत कर रहा हूँ, कितनी उछल कूद कर रहा हूँ। ये स्थिति आज की राजनीति और आज के राजनेताओं की हो गई है। तो कृपया जागिए, सोई हुई सरकार को जगाइए, और मणिपुर के पक्ष में खड़े होने के लिए जो कर सकते हो, जिस स्तर पर कर सकते हो करिए। अन्यथा ये मणिपुर इस देश की सार्वभौमिकता के लिए, इस देश की सुरक्षा के लिए, इस देश के लोकतंत्र के लिए ऐसा नासूर बन जाएगा जिसका उपचार कभी नहीं हो पाएगा। और अगर मणिपुर इस देश से कटा और अगर ये सिलसिला शुरू हो गया गृह युद्धों का, तो फिर इसे रोका नहीं जाएगा। कृपया करके आँख खोलिए, कबूतर की तरह आंखें नटेरिए मत, स्थिति का सामना कीजिए। सरकार उत्तर मणिपुर की बर्खास्त कीजिए और संवाद का रास्ता अपनाइए। संवाद का रास्ता अंततः हमें हल की ओर ले जाएगा, ऐसा हमारा विश्वास है, क्योंकि हमने गांधी के रास्ते पर चलना सीखा है, गॉडसे के रास्ते पर नहीं, जिसमें कि सिर्फ गोली का इस्तेमाल होता है। आज के लिए बस इतना ही। आपसे निवेदन है कि आप अगर अच्छा लगे आज का संवाद तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अच्छा लगे तो अपने मित्रों तक भेजिए ताकि वो इस विमर्श को आगे ले जा सकें। और अगर दिल में जगह है तो इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अभी हमारे मित्रों की संख्या बहुत कम है, अभी हम 1000 तक भी नहीं पहुँचे, सैकड़ों में सीमित हैं। बढ़ाइए इसको जैसे बढ़ा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।